मूवी की कहानी भविष्य के ईयर 2067 में सेट है, जब धरती में रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे और अब सिर्फ मक्के की ही खेती की जा सकती थी। मूवी के मेन कैरेक्टर का नाम जोसेफ कूपर होता है, जो पहले नासा का एस्ट्रोनॉट था पर अब सिर्फ किसान है, क्योंकि धरती को अब साइंटिस्ट की नहीं बल्कि किसानों की ज़रूरत है। कूपर अपने ससुर डोनाल्ड, बेटे टॉम और बेटी मर्व के साथ अपने घर में रहता है। उसकी बेटी मर्व पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार होती है और उसका बेटा टॉम पढ़ाई में जस्ट एवरेज होता है। उनके घर में एक किताबों का कमरा होता है, जहाँ किताबें अपने आप ही गिरती रहती हैं, जैसे उन्हें कोई मैसेज देना चाहता हो। तो उसकी बेटी मर्व कूपर से कहती है कि वहाँ कोई भूत है। तो कूपर उससे कहता है कि तुम उस कमरे में जो भी देखो उसे अच्छे से रिकॉर्ड कर लेना। जहाँ कूपर का घर होता है वहाँ आए दिन रेतीला तूफान आते ही रहता है। एक दिन जब ऐसा ही तूफान आता है तो खिड़की बंद करने के क्रम में कूपर मर्व के कमरे में जाता है, जहाँ वह फर्श में रेत से बने कुछ पैटर्न्स देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि यह कोई भूत नहीं बल्कि ग्रेविटी है। यहाँ स्ट्रिंग थ्योरी का यूज किया गया है, जो कहता है कि ग्रेविटी एकमात्र ऐसा फोर्स है जो किसी भी डायमेंशन में आ जा सकता है। मतलब यदि किसी दूसरे डायमेंशन के जीव को किसी दूसरे डायमेंशन में कम्युनिकेट करना हो तो वह सिर्फ ग्रेविटी के द्वारा ही की जा सकती है। और जब कूपर उस पैटर्न को एनालाइज करता है तो उसे पता चलता है कि वह एक बाइनरी कोड है, जिसमें एक लोकेशन का कोऑर्डिनेट छिपा हुआ है। जब वह उस कोड को डिकोड करके उस लोकेशन में पहुंचता है तो कूपर को पता चलता है कि वहां नासा का कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा है। वहां उसकी मुलाकात उसके भूतपूर्व प्रोफेसर डॉक्टर ब्रैंड से होती है, जो उसे बताता है कि भविष्य में पृथ्वी मानवों के रहने योग्य नहीं रहेगी, क्योंकि इसका वातावरण खराब होता जा रहा है और पेड़ पौधे भी मर रहे हैं। यह सब सुनने के बाद कूपर प्रोफेसर से पूछता है कि आप इस दुनिया को बचाने के लिए क्या करने वाले हैं। तो प्रोफेसर उसे बताता है कि हम इस दुनिया को बचा नहीं सकते, हमें इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हमने नए प्लैनेट्स की खोज करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को भेजा था। पर कूपर उससे पूछता है कि हमारे गैलेक्सी में कोई भी हैबिटेबल प्लैनेट नहीं है जहां मानव सभ्यता विकसित हो सके, और दूसरी गैलेक्सी तक जाने में हमें हजारों साल लगेंगे। जिस पर डॉक्टर ब्रैंड उसे बताते हैं कि कोई विकसित सभ्यता या अलौकिक शक्ति पृथ्वीवासियों की मदद करने की कोशिश कर रहा है। ये जो कोई भी है उसने 48 साल पहले शनि ग्रह के पास एक वर्म होल बना दिया, जिसके थ्रू हम बहुत कम समय में दूसरे गैलेक्सी जा सकते हैं और किसी ऐसे प्लेनेट को ढूंढ सकते हैं जहां मानवीय सभ्यता रह सके, जिससे मानव जाति का अस्तित्व बना रहे। यह विकसित सभ्यता या अलौकिक शक्ति कौन है और यह मानवों की मदद क्यों कर रहा है, यह हम आगे जानेंगे। चलिए अब कहानी पर आते हैं। इसके बाद डॉक्टर ब्रैंड कूपर को बताता है कि हमने 10 साल पहले डॉक्टर मैन की अध्यक्षता में 12 लोगों की टीम को वर्म होल के पार भेजा था, ताकि वे किसी हैबिटेबल प्लैनेट को ढूंढ सकें और हमें सिग्नल भेज सकें, जिससे हम पृथ्वीवासियों को उस प्लैनेट में शिफ्ट कर सकें। उन सबको सिग्नल भेजने के लिए उन्हें बीकन दिया गया था, जिसके सिग्नल को नासा वर्म होल के पार भी ट्रैक कर सकती थी। उन्हें वह बीकन तब ऑन करना था जब उन्हें कोई हैबिटेबल प्लैनेट मिल जाए, क्योंकि नासा उनसे सीधा संपर्क नहीं कर सकते थे। इसलिए बीकन ही सिग्नल भेजने का एकमात्र जरिया था। इसके बाद कूपर उनसे पूछता है कि अगर प्लैनेट मिल भी जाए फिर भी हम इतने लोगों को उस प्लैनेट में कैसे शिफ्ट करेंगे। तो डॉक्टर ब्रैंड उसे बताता है कि इसके लिए हमारे पास 2 प्लान हैं, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए, डॉक्टर ब्रैंड कई सालों से एक एडवांस इक्वेशन को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यह इक्वेशन हल हो गया तो डॉक्टर ब्रैंड एक ऐसे स्पेस स्टेशन का निर्माण कर लेंगे जो ग्रेविटी की मदद से संपूर्ण पृथ्वीवासियों को स्पेस में शिफ्ट कर देगा, जिससे मानव जाति बची रहे। दरअसल कूपर और सभी वैज्ञानिक उस समय जिस लैब में होते हैं वह कोई लैब नहीं बल्कि वही स्पेस स्टेशन होता है जिसके इक्वेशन पर डॉक्टर ब्रैंड काम कर रहे थे। और दूसरा है प्लान बी, जिसमें एंड्योरेंस क्रू मेंबर्स अपने साथ फर्टिलाइज्ड एग ले जाएंगे, जिन्हें हैबिटेबल प्लैनेट्स में इंक्यूबेट किया जा सके और फिर धीरे धीरे उस प्लैनेट में मानव सभ्यता पनप सके। ये सारी बातें बताने के बाद डॉक्टर ब्रैंड कूपर को बताता है कि हमें कुछ सालों तक सभी बीकन से सिग्नल आ रहे थे, पर फिलहाल हमें सिर्फ 3 प्लैनेट से ही सिग्नल्स आ रहे हैं, जो गारगेंटुआ ब्लैक होल के पास स्थित है। इसलिए हमने एक नए मिशन एंडोरेंस को उन तीनों प्लैनेट्स में भेजने का प्लान बनाया है और मैं चाहता हूं
कि तुम भी इस मिशन में पायलट के तौर पर जाओ, और जब तुम लोग उन प्लैनेट्स की तरफ जा रहे होगे तो मैं अपने इक्वेशन में काम करता रहूँगा, और अगर मैं सफल ना भी हो पाऊँ तो तुम लोग वहाँ पर नई मानव सभ्यता को बसा सकते हो। तो कूपर अपने बच्चों की जान बचाने के लिए इंड्योरेंस मिशन में जाने के लिए तैयार हो जाता है। पर इस बात से उसकी बेटी मर्फ बहुत नाराज होती है और वह उससे कहती है कि मैंने बुक्स के गिरने के सीक्वेंस को एनालाइज करके डिकोड किया है। यह मैसेज मोर्स कोड में है और इसे डिकोड करने पर मुझे पता चला है कि इसका मतलब है स्टे, मतलब ठहर जाओ। पर कूपर उसकी बातों को अनसुना करके उससे कहता है कि मैं वापस जरूर आऊँगा, और वह वहाँ से चला जाता है। कुछ सालों बाद वह सैटर्न ग्रह के नज़दीक पहुँच जाते हैं जहाँ वर्म होल बना होता है। फिर वे उस वर्म होल के जरिए गारगेंटुआ ब्लैक होल के नज़दीक पहुँच जाते हैं, जिसके एजेस में वे तीनों प्लैनेट्स होते हैं जिनसे सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा था। मैं आपको बता दूं कि इंड्योरेंस क्रू में कूपर के अलावा डॉक्टर ब्रैंड की बेटी एमिलिया, डॉयल और रोमिली शामिल होते हैं। उनके साथ 2 उन्नत रोबोट्स टार्स और केस भी होते हैं। जब वे गारगेंटुआ ब्लैक होल के नज़दीक पहुंचते हैं तो वे फैसला करते हैं कि वे सबसे पहले मिलर वाले प्लेनेट में जाएंगे जो ब्लैक होल के ज़्यादा नज़दीक है। पर यहाँ एक दिक्कत होती है, चूँकि वह प्लेनेट ब्लैक होल के बहुत नज़दीक होता है, इसलिए टाइम डायलेशन के कारण उस प्लेनेट में बिताया हर एक घंटा 7 साल के बराबर था। तो कूपर उस प्लेनेट में ज़्यादा वक्त नहीं बिताना चाहता था, क्योंकि वह वापस लौटकर अपने बच्चों से मिलना चाहता था। वे तय करते हैं कि हम 1 घंटा उस प्लेनेट में बिताएंगे और वापस आ जाएंगे। तो कूपर, एमिलिया, डॉयल और एआई रोबोट केस उस प्लेनेट में चले जाते हैं और वे अपने दोस्त रोमिली को एंड्योरेंस में ही छोड़ देते हैं। जब वह उस प्लेनेट में पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि इस प्लेनेट में पानी के अलावा कुछ भी नहीं है और उन्हें वहां पर मिलर के शिप का मलबा भी मिलता है। जब एमिलिया उस मलबे से फ्लैट रिकॉर्डर हासिल करने की कोशिश करती है तो एक बहुत बड़ा ज्वार उठता है, पर केस एमिलिया को लैंडर के अंदर ले आता है, मगर उनका साथी डोएल उस टाइडल वेव में बह जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इस टाइडल वेव के कारण वे उस प्लेनेट में 1 घंटे के बजाय 3 घंटे रुक जाते हैं, और जब वे वापस इंड्योरेंस में आते हैं तो उनका दोस्त रोमिली उन्हें बताता है कि 23 साल बीत चुके हैं। फिर कूपर अपने फैमिली द्वारा इन 23 सालों में भेजे गए वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखता है, जहां वह देखता है कि उसके बच्चे अब बड़े हो गए हैं, जिन्हें देखकर कूपर बहुत इमोशनल हो जाता है। फ्लाइट रिकॉर्डर चलाने पर उन्हें पता चलता है कि उस प्लेनेट में मिलर के शिप की लैंडिंग होते ही वह ध्वस्त हो गया था और उस बीकन ने केवल 1 मिनट के लिए ही सिग्नल भेजा था। पर रिलेटिविटी के कारण नासा को लगा कि वह सिग्नल सालों से आ रहा है। इंड्योरेंस शिप के लगातार चलते रहने के कारण अब उसमें सीमित मात्रा में ही ईंधन बचा होता है, तो वे बचे हुए दोनों प्लेनेट में से किसी एक में ही जा सकते थे। एडमंड का डाटा ज़्यादा अच्छा था, उसके प्लेनेट में जीवन पनपने की ज़्यादा उम्मीद थी, और एमिलिया एडमंड से प्यार करती थी, इसलिए वह उसके प्लेनेट में जाना चाहती थी। पर डॉक्टर मान लगातार सिग्नल्स भेज रहे थे, तो सभी फैसला करते हैं कि वे सभी डॉक्टर मैन के प्लेनेट में जाएंगे। चूँकि यह प्लेनेट ब्लैक होल के ज़्यादा करीब नहीं था, इसलिए उन्हें कोई भी हड़बड़ी नहीं थी, वे आराम से अपना काम कर सकते थे। दूसरी तरफ मर्फ बड़ी हो चुकी है और वह डॉक्टर ब्रैंड को असिस्ट कर रही होती है और उस ग्रेविटी वाले इक्वेशन को सॉल्व करने में मदद कर रही होती है। पर डॉक्टर ब्रैंड अपने आखिरी समय में मर्फ को बता देते हैं कि प्लान ये सिर्फ दिखावा है। डॉक्टर ब्रैंड ने उस इक्वेशन को सालों पहले सॉल्व कर लिया था और इंड्योरेंस क्रू ही मानव जाति की आखिरी उम्मीद है। ये सारी बातें मर्फ इंड्योरेंस क्रू को बता देती है और वह अपने पिता पर आरोप लगाती है कि आपने हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। मगर कूपर को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, मगर मर्फ को प्लान ए पर भरोसा होता है, इसलिए वह उस इक्वेशन पर काम करती रहती है। और उधर कॉपर, एमिलिया और रोमिली डॉक्टर मान के प्लेनेट में चले जाते हैं, जो पूरी तरह से वीरान होती है और वहाँ के बादल बर्फ जैसे जमे हुए होते हैं। फिर वे मान के पास जाते हैं जो डीप स्लीप में सोया हुआ होता है और उसे डीप स्लीप से जगाते हैं और उसे इंड्योरेंस शिप में ले आते हैं, जहाँ वह बताता है कि यह प्लेनेट मानवों के रहने के लायक है। तो सभी क्रू मेंबर्स उस प्लेनेट का मुआयना करने चले जाते हैं, पर मुआयना करने पर उन्हें पता चलता है कि मान ने गलत डाटा देकर उन्हें धोखा दिया है, क्योंकि यह प्लेनेट मानवों के रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं होती है। मान कूपर को मारने की भी नाकाम कोशिश करता है, पर एमिलिया कूपर को बचा लेती है।
लैंडर ले जाने के क्रम में मान के हाथों रोमिली मारा जाता है और जब मान लैंडर को एंड्योरेंस से मैनुअली डॉक करने की कोशिश करता है तो उसका लैंडर ब्लास्ट हो जाता है और एंड्योरेंस शिप भी क्षतिग्रस्त हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। मगर कूपर और एमिलिया मिलकर अपने लैंडर को एंड्योरेंस से जोड़ लेते हैं जिससे वह संतुलित हो जाता है। मगर एंड्योरेंस में इतना ईंधन नहीं होता है कि वह तीसरे प्लेनेट तक जा सके, पर उनका तीसरे प्लेनेट में जाना बहुत ही आवश्यक था क्योंकि उन्हें पता था कि प्लान ये पहले से ही एक फेलियर है। और दूसरा कारण यह भी था कि उस प्लेनेट से जो भी डाटा आया था उसके मुताबिक वह प्लेनेट मानवों के लिए उत्तम थी। इसलिए कूपर फैसला करता है कि उस प्लेनेट तक पहुंचने के लिए हम ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। इस तकनीक में वे ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से एंड्योरेंस को ब्लैक होल के करीब ले जाएंगे और जब एंड्योरेंस होराइजन पर पहुंच जाएगा तब हम थ्रस्टर का यूज करके इसे एडमंड के प्लेनेट की तरफ ले जाएंगे। मगर कूपर को अब भी प्लान ए पर भरोसा होता है, पर प्लान ए की सफलता के लिए उन्हें क्वांटम डाटा की जरूरत होती है। तो कूपर को लगता है कि हमें ब्लैक होल के सेंटर में वह डाटा मिल सकता है क्योंकि अभी तक कोई भी ब्लैक होल के सेंटर में नहीं गया था। इसलिए सबसे पहले वह रॉबर्ट टार्स को ब्लैक होल के सेंटर में भेजता है, पर टार्स के ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी में घुसते ही उसका सिग्नल आना बंद हो जाता है। फिर कूपर अपने लैंडर को भी इंड्योरेंस से अलग कर देता है ताकि इंड्योरेंस का भार कम हो सके। कूपर का लैंडर अलग होने के बाद इंड्योरेंस शिप एमिलिया और केस को लेकर एडमंड के प्लेनेट की तरफ जाने लगता है और इधर कूपर ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसकी सेंटर की तरफ खींचता ही चला जाता है। और जब उसे लगता है कि वह मरने ही वाला है तो वह खुद को एक फोर्थ डायमेंशनल टेसरेक्ट में पाता है जहां वह मर्फ के कमरे को देखता है जहां किताबें खुद ब खुद गिरती रहती थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह थी कि कूपर समय में आगे पीछे देख सकता था, मतलब इस टेसरेक्ट में टाइम भी एक फिजिकल डायमेंशन था। फिर वह अपनी बेटी से कहना चाहता है कि वह उसे जाने से रोक ले, पर उसकी आवाज़ उस तक नहीं पहुंचती है। तो वह ग्रेविटी का यूज करता है क्योंकि ग्रेविटी ही एकमात्र ऐसा फोर्स है जो किसी भी डायमेंशन में जा सकता है। तो वह बुक्स को एक सीक्वेंस में गिराता है जिसे मर्फ अपने नोटबुक में स्टे लिखकर नोट कर लेती है। फिर जब रेतीला तूफान आता है तो कूपर रेत के जरिए नासा हेडक्वार्टर्स के सीक्रेट लोकेशन का कोऑर्डिनेट बाइनरी फॉर्म में भेज देता है। यह वही कोड होता है जिसे कूपर ने पहले डिकोड किया था, यानी बचपन में मर्फ जिसे भूत समझ रही थी वो कोई और नहीं बल्कि भविष्य का कूपर ही था। फिर टेसरेक्ट के अंदर कूपर को टार्स का मैसेज आता है। वह उससे कहता है कि मेरे पास वह क्वांटम डेटा है जिससे डॉक्टर ब्रैंड का इक्वेशन पूरा हो जाएगा और प्लान ए भी सफल हो सकता है। तो कूपर उस मैसेज को खुद को ट्रांसफर करने के लिए कहता है और टार्स बिल्कुल ऐसा ही करता है। अब कूपर के पास वह सब कुछ था जिसकी उसे जरूरत थी, मगर यहाँ दिक्कत यह थी कि वह उस मैसेज को अपनी बेटी तक कैसे पहुँचाए। फिर कूपर ग्रेविटी का यूज करके उस क्वांटम डेटा को मोर्स कोड के फॉर्म में उस घड़ी में भेजता है जो उसने मर्फ को बचपन में दिया था। घड़ी की सुई को देखने पर मर्फ को पता चलता है कि यह मोर्स कोड है और उसके पिता कूपर ने ही इसे भेजा है। क्वांटम डाटा मिलने के बाद मर्फ उस ग्रेविटी वाले इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेती है और सभी पृथ्वीवासियों को एक बड़े स्टेशन में शिफ्ट कर देती है। दूसरी तरफ मर्फ को क्वांटम डाटा भेजने के बाद वह ब्लैक होल कोलैप्स होने लगता है। क्योंकि ब्लैक होल के सेंटर में ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा होती है तो समय वहां और धीमी गति से चलता है। मतलब कूपर का टेसरेक्ट में बिताया कुछ ही समय उसकी बेटी के कई सालों के बराबर था। ब्लैक होल के कोलैप्स होने के बाद एस्ट्रोनॉट्स कूपर को किसी तरह बचा लेते हैं और जब कूपर को होश आता है तो वह खुद को एक बड़े स्पेस स्टेशन में पाता है जहां मानवों ने ग्रेविटी पर काबू कर लिया था। इस स्पेस स्टेशन का नाम कूपर होता है जो उसकी बेटी मर्फ के नाम पर होता है। फिर वह अपनी बेटी मर्फ से मिलता है जो अब बूढ़ी हो चुकी है। वह कूपर से कहती है कि अब आपके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मेरा ख्याल रखने के लिए मेरे बच्चे हैं, आप एडमंड के प्लेनेट जाइए जहाँ एमिलिया गई हुई है। तो कॉपर स्टार्स को ठीक करके एक रोवर चुराकर एडमंड के प्लेनेट की तरफ जाने लगता है। फिर हमें एमिलिया को दिखाया जाता है जो उस तीसरे प्लेनेट में पहुंच चुकी है और वह खुली हवा में सांस ले रही है, मतलब वह प्लेनेट मानवों के रहने के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त है। फिर हम देखते हैं कि वहां पर पहली ह्यूमन कॉलोनी विकसित हो रही है। कूपर एमिलिया से मिलता है या नहीं यह इस मूवी में नहीं दिखाया गया है। यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। चलिए अब इस मूवी के मुख्य सवाल पर आते हैं
कि वह कौन थे जो शुरुआत से ही मानव सभ्यता बचाने में सबकी मदद कर रहे थे। उन्होंने ही पहले वर्म होल बनाया ताकि मानव अपने लिए एक नए ग्रह की खोज कर सके, और उन्होंने ही ब्लैक होल में टेसरेक्ट बनाया ताकि कूपर अपनी बेटी मर्फ को क्वांटम डाटा भेज सके। इसका जवाब हमें मूवी के एक सीन में मिलता है। जब कूपर टेसरेक्ट के अंदर होता है तो वह टार्स से कहता है कि वे लोग कोई और नहीं बल्कि भविष्य के इंसान ही हैं, जिन्होंने स्पेस और टाइम को मैनिपुलेट करना सीख लिया है, और उनका वर्तमान सुरक्षित रहे इसलिए उन्होंने हमारी मदद की ताकि उनका अस्तित्व बना रहे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।